नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल है। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जिसकी शुरुआत करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट और खास एमसीक्यू के साथ में, तो शेयर जरूर करिएगा ताकि मैक्सिमम जो है लोग हमसे कनेक्ट हो सके और इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। The client is receiving peritoneal dialysis. If the dialysate returns cloudy, the nurse should which action first? पेरिटोनियल डायलिसिस रिसीव कर रहा है और जो डायलाइसेट है वो क्लाउडी आ रहा है, कौन सा एक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या चीज काम में लेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, दैट मींस इट्स नॉर्मल। सेकंड वन सेंड ए स्पेसिमेन टू द लैब, भेजेंगे टेस्ट के लिए। थर्ड है स्टेन द यूरिन, यूरिन को स्टेन करेंगे। और लास्ट वन ऑब्टेन ए कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट ऑब्टेन करेंगे। विच एक्शन शुड बी टेकन? पेरिटोनियल डायलिसिस रिसीव कर रहा है पेशेंट, जो है लाइसेट जो है वो क्लाउडी है। तो देखिएगा कंसेप्ट क्या है, वेरी गुड, कुछ लोगों ने ठीक पहचाना। कंसेप्ट क्या है? क्लाउडी डायलाइसेट है, इसका मतलब देयर इज चांस ऑफ इन्फेक्शन। और जब इन्फेक्शन के चांसेज है तो ये नॉर्मल फाइंडिंग तो नहीं हो सकती, इसलिए ये तो बिल्कुल खोटा जवाब है। इट्स नॉट ए नॉर्मल फाइंडिंग। अगर वो क्लाउडी है, उसमें इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन का इवेल्युएशन करने का सबसे अच्छा तरीका है स्पेसिमेन भेजो लैब के अंदर, आपको पता चल जाएगा उसमें कौन सा इन्फेक्शन है। डेफिनेटली बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वी हैव टू सेंड ए स्पेसिमेन टू द लैब, उससे हमें क्या पता चलेगा कि उसमें किस तरीके का इन्फेक्शन है। तो ए यहाँ पे खोटा जवाब है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी के अंदर लिखा हुआ है स्टेन द यूरिन, जो कि इनकरेक्ट है। यूरिन को स्टेन करने से आप रीनल स्टोन का पता लगा सकते हैं, लेकिन उससे आपका क्लाउडी डायलाइसेट के बारे में आप पता नहीं लगा सकते। और डी जो है वो भी खोटा जवाब है, क्योंकि ब्लड काउंट जो होता है उसके लिए फिजिशियन ऑर्डर का नीडेड रहता है। तो ए, सी और डी यहाँ पे खोटे जवाब है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वी हैव टू सेंड ए स्पेसिमेन टू द लैब फॉर डायग्नोस। जो क्लाउडी डायलाइसेट है वो इन्फेक्टेड होने की पूरी संभावना, तो कौन से तरीके का इन्फेक्शन उसके अंदर प्रेजेंट है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, द क्लाइंट विद सिरोसिस ऑफ द लीवर इज रिसीविंग लैक्टुलोज। बीमारी है सिरोसिस ऑफ द लीवर और दवाई मिल रही है लैक्टुलोज। वी हैव अवेयर दैट द रैशनल फॉर द ऑर्डर फॉर लैक्टुलोज, इस लैक्टुलोज का जो ऑर्डर है उसके पीछे क्या रैशनल है, मतलब कंसेप्ट क्लियर है। सिरोसिस ऑफ लीवर के मरीज को एक दवाई चलती है लैक्टुलोज, तो ये जो लैक्टुलोज दवाई दी जाती है इसके देने के पीछे क्या कंसेप्ट? फर्स्ट ऑप्शन है टू लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, सेकंड टू लोअर द यूरिक एसिड लेवल, थर्ड टू लोअर द अमोनिया लेवल, फोर्थ टू लोअर द क्रेटिनिन लेवल। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। लैक्टुलोज सिरप मरीज ले रहा है, सिरोसिस ऑफ लीवर का पेशेंट है, ग्लूकोज का लेवल कम करने के लिए यूरिक एसिड, अमोनिया या क्रेटिनिन। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, बिल्कुल एक्सीलेंट। यहाँ पे लैक्टुलोज जो सिरप है वो दिया जाता है अमोनिया का लेवल कम करने के लिए। सी इज द करेक्ट वन, है ना। लैक्टुलोज जो होता है वो जो फ्लोरा होते हैं गट म्यूकोसा के अंदर, उस फ्लोरा को एक्सक्रीट आउट करा देता है ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है, फ्लोरा को एक्सक्रीट आउट करा देता है। तो जो प्रोटीन होती है उसको इंटेस्टिनल फ्लोरा अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और अमोनिया फिर यूरिया में कन्वर्ट होती है, जिसको लीवर करता है यूरिया साइकिल के थ्रू। कंसेप्ट है कि जो प्रोटीन आप लेते हैं उसको गट के फ्लोरा जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, और अमोनिया जाती है लीवर में, यूरिया साइकिल चलता है और वो यूरिया में कन्वर्ट होती है। अब जो लीवर का जो यूरिया साइकिल है, यूरिया में कन्वर्जन है, वो तो रुक गया। तो अगर प्रोटीन जो है उसको गट फ्लोरा अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं तो ये अमोनिया का लेवल बढ़ता जाएगा और ये जो है ये ब्रेन के लिए टॉक्सिक है अमोनिया, और मरीज को हिपैटिक एनकेफेलोपैथी हो जाएगी। तो हमें अमोनिया के लेवल को कम रखना है, तो प्रोटीन को अमोनिया में कन्वर्ट ही नहीं होने देना है, और कन्वर्ट नहीं होने देने के लिए गट के जो फ्लोरा है उसको बाहर निकाल देना है। उसको बाहर निकालने में मदद करती है लैक्टुलोज। तो बेसिकली इनडायरेक्टली ये लोअर करती है अमोनिया के लेवल को, इसलिए सिरोसिस ऑफ लीवर के मरीज में हम लैक्टुलोज काम में लेते हैं। ब्लड ग्लूकोज, यूरिक एसिड या क्रेटिनिन का
जो है डायरेक्ट संबंध या रिलेशन जो है वो लैक्टुलोज सिरप से नहीं होता है, इसलिए ए, बी और डी यहाँ पे खोटे जवाब है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, टू लोअर द अमोनिया लेवल। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन ए क्लाइंट इज रिसीविंग टीपीएन दैट इज टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, एक मरीज को दिया जा रहा है पेरेंटल न्यूट्रिशन हम वहां पे दे रहे हैं, विच लैब टेस्ट शुड बी इवेलुएटेड व्हाइल द क्लाइंट इज रिसीविंग टीपीएन, कौन सा लैब टेस्ट जरूरी है। पेरेंटल न्यूट्रिशन एक तरीका है जो पेशेंट एंट्रल इनटेक ना कर पाता है उसको देते हैं, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है और फैट होती है, ये तीनों के तीनों क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ये जो तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट है उसमें कार्बोहाइड्रेट जो होती है उसकी डेक्सट्रोज फॉर्म, पेरेंटल फॉर्म में काम में लेते हैं डेक्सट्रोज। प्रोटीन जो होती है उसको अमाइनो एसिड फॉर्म के अंदर पेरेंटल न्यूट्रिशन में दिया जाता है, और फैट जो होती है उसको इमल्सिफाइड करके पेरेंटल न्यूट्रिशन में दिया जाता है। अब ये जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट है, इधर डेक्सट्रोज और अमाइनो एसिड और इमल्सिफाइड फैट, ये तीनों के तीनों जो होते हैं, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो बेसिकली हाइपरटोनिक टाइप के रहते हैं, मतलब जो आपका टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो हाइपरटोनिक टाइप का रहता है। और इस टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की वजह से जो मरीज रिसीव कर रहा है उसकी बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया रहता है, हाइपरग्लाइसीमिया। तो इसको मैनेज करना जरूरी है, लगातार हाइपरग्लाइसीमिया बॉडी के लिए डेंजरस है। इसको मैनेज करने के लिए बार बार ब्लड के ग्लूकोज का लेवल, वेरी गुड, सी बिल्कुल करेक्ट है, ब्लड के ग्लूकोज का लेवल असेस करते रहेंगे, और अकॉर्डिंग टू द ग्लूकोज इंसुलिन इस मरीज को हम देते रहेंगे, ताकि इसकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को हम क्या कर सके, मैनेज कर सके। तो रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल शुड बी असेस द पेशेंट हु इज विद टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन वाले मरीज जो है उसके अंदर ए, बी और डी, हीमोग्लोबिन, क्रिएटिनिन और डब्ल्यूबीसी काउंट का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, इसलिए तीनों खोटे जवाब है। सी डेफिनेटली करेक्ट आंसर है, ब्लड ग्लूकोज लेवल शुड बी असेस्ड, हाइपर ग्लाइसीमिया की रिस्क। और जैसे ही आप टीपीएन बंद करते हैं तो मरीज में रिस्क होती है हाइपोग्लाइसीमिया की, इसलिए वहां भी ग्लूकोज का लेवल असेस करना जरूरी है। तो टीपीएन चलते हुए हाइपरग्लाइसीमिया और टीपीएन को स्टॉप करने के बाद में हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क पे रहता है दैट पर्टिकुलर इंजरी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्लाइंट है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, दैट इज द डिजीज ऑफ हार्ट, कोरोनरी आर्टरी, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन, डिक्रीज सप्लाई टू द मायोकार्डियम, परफ्यूजन नहीं होता मायोकार्डियम में, comes to the station stating that he is ready to go home because there is nothing wrong with him, है ना, स्टेशन पे आके कह रहा है कि he want to and he is ready to go home, वो घर जाना चाहता है क्योंकि उसके साथ में कुछ भी गलत नहीं हुआ है, वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, उसको घर जाना है। विच डिफेंस मैकेनिज्म इज द क्लाइंट यूजिंग, कौन सी मैकेनिज्म मरीज काम में ले रहा है। एमआई है, आपके पास में आया और आने के बाद में ही इज स्टेटिंग कि देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड ही इज रेडी टू गो होम, कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है, जबकि रॉन्ग तो है। आपको ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है, आपको पता है वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, लेकिन मरीज का स्टेटमेंट क्या इंडिकेट करता है, फर्स्ट इज द रैशनलाइजेशन, सेकंड इज द डिनाइल, थर्ड इज द प्रोजेक्शन, फोर्थ इज द कन्वर्जन रिएक्शन। कौन सी चीज, जो मरीज का ये स्टेटमेंट है, ये कौन सी चीज को इंडिकेट करता है। बहुत बढ़िया, क्लाइंट जो ये कह रहा है नथिंग रॉन्ग, ये एक तरीके से डिनाइल है, मना कर देना। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का होने को डिनाइल कर रहा है, वो कह रहा है मेरे को कुछ नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि इज डिनाइल कि उसको कोई प्रॉब्लम हुई है। तो डिनाइल जो है एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसमें मरीज जो है एक साफ सुथरा मना कर देता है कि उसको ये प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आपने डिजीज बताई और वो उसके लिए मना कर देना, इसको डिनाइल बोलते हैं। रैशनलाइजेशन जो ए ऑप्शन में है उसके अंदर मरीज एक्सक्यूज बनाता है ना, किसी भी चीज के लिए वो क्या बनाता है, एक्सक्यूज बना देता है। कोई भी चीज हुई है तो उसके लिए उसके पास में एक्सक्यूज होते हैं, रैशनल होते हैं, है ना। बच्चा फेल हो गया तो उसके लिए टीचर रेस्पॉन्सिबल है, ये उसका सबसे बड़ा एक्सक्यूज है। सिलेबस नहीं हुआ, आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया, पेपर हार्ड था, दीज ऑल आर द रैशनलाइजेशन। प्रोजेक्शन जो होता है उसमें अपनी फीलिंग को प्रोजेक्ट किया जाता है अदर के ऊपर, ना किसी और के ऊपर अपनी फीलिंग को क्या कर दिया जाता है, प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, लाइक नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये एक तरह का प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन में फीलिंग को जो है प्रोजेक्ट कर दिया जाता है किसी और के ऊपर। कन्वर्जन रिएक्शन जो होता है उसके अंदर साइकोलॉजिकली ट्रॉमा जो है उसको फिजिकल इलनेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। लाइक एग्जाम की तैयारी कर रहा जो बच्चा है, उसमें एग्जाम जो है उसका होना था और उसको लग रहा था कि उसकी तैयारी कंप्लीट नहीं है, तो उसके बॉडी के अंदर पैरालिसिस हो जाना, ये कन्वर्जन रिएक्शन कहलाता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है जो फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट हो जाता है, और देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द ब्रेन। नॉर्मली पैरालिसिस के लिए देयर शुड बी इन्फार्क्शन इन द सेरिब्रम,
but there is nothing wrong in the brain. That means it's a conversion reaction that occur due to the psychological trauma. It's always occur with the examination children or the newly wedded जो फीमेल होते हैं उनके अंदर ये ज्यादातर प्रॉब्लम देखने को मिलती है. तो रैशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन एंड कन्वर्जन रिएक्शन यहाँ पे खोटा जवाब है. डेफिनेटली डिनाइल करेक्ट आंसर है, बिकॉज वो कंप्लीटली मना कर रहा है कि उसके साथ में कुछ भी रोंग नहीं हुआ है. ये डिफेंस मैकेनिज्म डिनाइल कहलाता है. बहुत अच्छे, वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट. Question है, which laboratory test would be the least effective in making the diagnosis of myocardial infarction? Laboratory result least effective in making diagnosis of myocardial infarction. AST, troponin, CPK-MB, myoglobin. AST, troponin, CPK-MB और myoglobin. ना, ट्रोपोनिन नहीं, लीस्ट पूछा है. ट्रोपोनिन तो सबसे मोस्ट होता है, लीस्ट इफेक्टिव पूछा है. फोकस करिएगा वर्ड के ऊपर. लीस्ट मतलब जिसका ज्यादा रोल नहीं है. ट्रोपोनिन का तो सबसे पहले रोल है. ट्रोपोनिन एमआई के डायग्नोसिस में काम में लेते हैं. सबसे फास्टेस्ट बढ़ने वाला जो एंजाइम है इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, दैट्स ऑलवेज मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन जो है वो सबसे पहले बढ़ता है. ट्रोपोनिन सबसे रिलायबल माना जाता है. सीपीके-एमबी भी इसका ये तीनों के तीनों मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को डायग्नोस करने के अंदर काम में लिए जाते हैं. लेकिन एएसटी जो है वो स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर. हालांकि जो है मायोग्लोबिन जो है उसका लेवल बर्न और ट्रोमा, मसल ट्रोमा में भी बढ़ता है, लेकिन ये एमआई में भी होता है. लेकिन एएसटी जो है वो स्पेसिफिक मायोकार्डियल के लिए नहीं है. ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है. लीस्ट इफेक्टिव जो है वो कौन सा होता है? एएसटी. बी, सी और डी जो है वो तीनों ही एमआई के मार्कर्स हैं, लेकिन एएसटी जो है वो एमआई का मार्कर नहीं है. इसको जो है एसजीओटी के नाम से भी जानते हैं. एएसटी, एसजीओटी. बहुत अच्छे, वेरी गुड. Next is the first exercise that should be performed by the client who had a mastectomy, that is the removal of breast. ब्रेस्ट का रिमूवल होना मास्टेक्टमी कहलाता है. मास्टेक्टमी सर्जरी के बाद में फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि पेशेंट के द्वारा की जाती है वो कौन सी है? वॉकिंग द हैंड अप द वॉल, स्वीपिंग द फ्लोर, कॉम्बिंग हर हेयर, स्क्वीजिंग ए बॉल. है ना, दीवार के ऊपर हाथों के सहारे चलना, फ्लोर को स्वीप करना, हेयर को कॉम्ब करना और किसी बॉल को स्क्वीज करना. मास्टेक्टमी सर्जरी के बाद में जिस साइड की सर्जरी होती है उस साइड में पेरिफेरल एरिया में एडिमा होने की संभावना रहती है. फॉर द मिनिमाइज ऑफ एडिमा, वेरी गुड, हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि जो पहली एक्सरसाइज वो करे वो बॉल को स्क्वीज करे. है ना, फर्स्ट स्टेप जो होता है मरीज का वो कौन सा होता है? बॉल को स्क्वीज करे. तो डेफिनेटली यहाँ पे यही पूछा है, फर्स्ट एक्सरसाइज क्या रहेगा? तो स्क्वीज द बॉल इज द करेक्ट वन. डी यहाँ पे आंसर है. ए, बी और सी में जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं, वॉल के ऊपर हैंड से वॉक करना एंड फ्लोर को स्वेप करना और हेयर को कॉम्ब करना, ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो लेटर ऑन होती है. इनिशियल एक्सरसाइज हमेशा क्या होती है? बॉल को स्क्वीज करना. तो डी इज द करेक्ट वन. ए, बी और सी यहाँ पे खोटे जवाब होंगे. वेरी गुड, बहुत अच्छे. टू मिनिमाइज एडिमा इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं. जो भी मास्टेक्टमी के पेशेंट होते हैं जिस साइड का जो है रिमूवल हुआ है उस साइड में ब्लड प्रेशर नहीं लेना होता है, उस साइड के एरिया के अंदर वेनी पंचर नहीं करना होता है ना, उस अफेक्टेड हैंड को जो है एलिवेट करके रखना होता है. ये सारी चीजें वहां पे काम में लेनी होती है ताकि मरीज के उस पर्टिकुलर ऑपरेटेड साइड में एडिमा डेवलप नहीं हो. पोस्ट ऑपरेटिव एडिमा जो है वहां पे एक डेंजर प्रोसेस होता है, तो उसको मिनिमाइज करना होता है. बहुत अच्छे, वेरी गुड. नेक्स्ट देखिएगा. When a client is scheduled for a tensilon test to check for myasthenia gravis, बीमारी है myasthenia gravis MG, शेड्यूल किया गया मरीज को टेंसिलोन टेस्ट. विच मेडिकेशन शुड बी केप्ट अवेलेबल ड्यूरिंग द टेस्ट? कौन सी दवाई टेस्ट के समय अवेलेबल रखेंगे? ऑप्शन है एट्रोपिन, फ्रूसेमाइड, प्रोस्टिग्मिन और प्रोमेथाजिन. कंसेप्ट समझिएगा. माइस्थेनिया ग्रेविस कैसी बीमारी है? माइस्थेनिया ग्रेविस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक बीमारी है जिसमें एसिटाइल कोलिन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है. जब एसिटाइल कोलिन बॉडी में कम हो जाता है तो मरीज को क्या होती है? वीकनेस होती है. क्या होती है? वीकनेस. अब मरीज में वीकनेस है तो हम समझते हैं कि उसको माइस्थेनिया ग्रेविस है, एसिटाइल कोलिन कम है. तो उस मरीज को हम एक दवाई देते हैं टेंसिलोन. इड्रोफोनियम दवाई का नाम है, टेंसिलोन दवाई है. ये टेंसिलोन या इड्रोफोनियम मरीज को हम इंजेक्ट करते हैं. ये दवाई क्या करेगी? ये एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाएगी. और जब एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ेगा
तो मरीज जो है उसके वीकनेस जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, मरीज की बॉडी के मूवमेंट नॉर्मल हो जाएंगे। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है और हमने डायग्नोस कर दिया मरीज को माइस्थेनिया ग्रेविस है। अब हम कभी ये टेस्ट करने जा रहे हैं और आपने जैसे ही ये टेंसिलोन इडोफोनियम दवाई दी, एस्टाइल कोलिन का लेवल बढ़ा, और कभी कभी एस्टाइल कोलिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कितना? बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एस्टाइल कोलिन का इफेक्ट या उसका क्राइसिस हो जाता है, इसको कोलिनर्जिक क्राइसिस कहते हैं, है ना। वैसे तो एस्टाइल कोलिन की कमी थी, लेकिन आपने जब ये टेंसिलोन दवाई दी, इड्रोफोनियम दवाई दी, तो सम टाइम इसका लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। इसको बोलते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस। और अगर मरीज को कोलिनर्जिक क्राइसिस हो गया तो ये मरीज के लिए जानलेवा है। कोलिनर्जिक क्राइसिस की कंडीशन में आपको एड्रीनर्जिक दवाई देनी पड़ेगी, है ना। कोलिनर्जिक क्राइसिस जो है इसका एंटीडोट होता है एड्रीनर्जिक, और एड्रीनर्जिक दवाई का यहाँ पे नाम है एट्रोपिन सल्फेट। वेरी गुड, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब भी हम टेंसिलोन टेस्ट या इड्रोफोनियम टेस्ट कैरिड आउट करते हैं फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस, हमें वहां पे क्या देना पड़ेगा? एट्रोपिन सल्फेट, जो कि इसका एक एंटीडोट है। टेंसिलोन टेस्ट करते समय इसको पास में रखते हैं, क्योंकि कोलिनर्जिक क्राइसिस की संभावना है, तो एंटीडोट आपको वहां पे काम में लेना पड़ेगा। फ्रूसेमाइड दवाई जो बी ऑप्शन के अंदर है, ये एक डायूरेटिक है, इसको यहाँ पे जरूरत नहीं है। प्रोस्टिगमिन जो दवाई है ये माइस्थेनिया ग्रेविस का ही ट्रीटमेंट है, तो ये नहीं है। और प्रोमेथाजिन जो है एक एंटी एमेटिक ड्रग है और एंटी एंजाइटी मेडिकेशन होती है, तो इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो प्रोमेथाजिन दैट इज फिनार्गन, प्रोस्टिगमिन इस ये जो है कोलिनर्जिक ड्रग ही है, और फ्रूसेमाइड डायूरेटिक है। बी सी और डी इनका कोई रोल नहीं है। अपने को एंटीडोट पास में रखना है, एड्रीनर्जिक ड्रग पास में रखनी है, और ये दवाई का नाम है एट्रोपिन सल्फेट। तो ए डेफिनेटली करेक्ट आंसर है, बी सी और डी खोटे जवाब है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, to ensure safety while administering a nitroglycerin patch we should, क्या करेंगे जब आपने नाइट्रोग्लिसरीन पैच जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करना एंश्योर किया है, तो क्या चीज वहां पे आप काम में लेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है वियर ग्लव्स, सेकंड ऑप्शन है सेव द एरिया वेयर द पैच विल बी अप्लाइड, थर्ड है वॉश द एरिया थ्रूली विद सोप एंड रिंज विद हॉट वाटर, लास्ट वन है अप्लाई द पैच टू द बटक्स। जब आपने सेफ्टी ध्यान रखनी है, सेफ्टी इंश्योर करनी है, जब आप एडमिनिस्ट कर रहे हैं नाइट्रोग्लिसरीन पैच, तो क्या चीज काम में लेंगे? ग्लव्स पहनेंगे, जहां पे पैच अप्लाई करेंगे उस एरिया की सेविंग करेंगे, सोप और रिंज हॉट वाटर से उस एरिया को थ्रूली वॉश करेंगे, या पैच को बटक्स पे अप्लाई कर देंगे। विच इज द करेक्ट वन? प्रोटेक्ट करना है आपको, सेफ्टी, सेफ्टी मतलब आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। वेरी गुड, कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया। जब आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जाते हैं तो आपको ग्लव्स पहनना होता है। जब नाइट्रोग्लिसरीन पैच आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या पहनना होता है? ग्लव्स वहां पे पहनना होता है। तो डेफिनेटली ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यू हैव टू वियर द ग्लव्स व्हेन यू गोइंग टू अप्लाई द नाइट्रोग्लिसरीन पैच। आपको क्या पहनना होता है? ग्लव्स वहां पे पहन के काम में लेना होता है। ये सेफ्टी पर्पज से आपको यूज में लेना होता है। यू हैव टू अप्लाई द ग्लव्स when you are going to apply the patch you have to wear the gloves. बी ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है सेव द एरिया वेयर द पैच विल बी अप्लाइड। तो एरिया की सेविंग नहीं करना होता, इससे जो स्किन होती है, जब आप एरिया को सेव करने जाते हो तो स्किन जो होती है वो थोड़ी एब्रप्ट हो जाती है। ये प्रॉब्लमेटिक इश्यू है, तो वी नेवर सेव द एरिया। सी ऑप्शन में लिखा वॉश द एरिया थ्रूली विद सोप एंड रिंज वाटर, हॉट वाटर। तो हॉट वाटर से अगर आप एरिया को वॉश करेंगे तो वेजो डायलेटरी इफेक्ट होता है हॉट चीज का, और अगर वेजो डायलेशन होगा तो जो पैच है उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा, तो वो बॉडी के लिए डेंजरस है। तो हम हॉट वाटर अप्लाई नहीं करते हैं, रिंज नहीं करते हैं। और लास्ट लिखा हुआ है पेज को बटक्स पे अप्लाई करेंगे, तो बटक्स या वेस्ट वाला जो एरिया होता है उससे ऊपर ऊपर पेज को अप्लाई करते हैं, उसके नीचे पेज को अप्लाई करने का फायदा नहीं होता है। तो वी हैव टू ऑलवेज अप्लाई द पेज अबव द वेस्ट। तो बटक्स पे ये कभी भी अप्लाई नहीं करते हैं। तो बी सी और डी यहाँ पे खोटा जवाब हो गया। डेफिनेटली एक करेक्ट आंसर है। सेफ्टी एंश्योर करने के लिए जो भी इंडिविजुअल नाइट्रोग्लिसरीन पैच को अप्लाई करते हैं किसी मरीज में, तो सबसे पहले खुद की सेफ्टी को, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना होता है? ग्लव्स वहां पे वियर करना होता है। तो डेफिनेटली ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, a 25-year-old male is brought to the emergency room with a piece of metal in the eye, in his eye. Which action by the healthcare, which action by taken by us is correct? 25 ईयर एज है,
इमरजेंसी में पेशेंट आया है, पीस ऑफ मेटल इन द आई, आंख के अंदर कोई लोहे का या मेटल का पीस जो है वो मरीज को लग चुका है, क्या इमरजेंसी एक्शन रहेगा दैट पर्टिकुलर मूवमेंट? फर्स्ट ऑप्शन है यूज ए मैग्नेट टू रिमूव द ऑब्जेक्ट, सेकंड है rinse the eye thoroughly with a saline, थर्ड वन है कवर both eye with a paper cups, एंड लास्ट वन है पेस्ट द अफेक्टेड आई ओनली। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, विच इज द करेक्ट वन? मैग्नेट से रिमूव करेंगे, आई को थ्रूली सलाइन से वॉश करेंगे, कवर कर देंगे दोनों आई को पेपर कप से, और अफेक्टेड आई को पैच लगा देंगे। कौन सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका जवाब रहेगा? जब भी देखिएगा आई के अंदर इस तरीके का मेटल लग जाता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है, वी नेवर रिमूव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विदाउट कंफर्मिंग वेयर इट इज। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल खोटा है, नेवर यूज द मैग्नेट, और रिमूव तो आपको करना ही नहीं है, तो डेफिनेटली ये तो गलत जवाब हो गया। जब मेटल पीस लगा हुआ है तो रिंज करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। रिंज तब किया जाता है जब किसी कोई ऐसा प्रोडक्ट है लाइक मिट्टी और इस तरीके का, तो उसमें थोड़ा फायदा है। मेटल है तो उसमें रिंज नहीं करना होता है, तो बी भी यहाँ पे क्या रहेगा? खोटा जवाब रहेगा। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वी हैव टू कवर द बोथ आई टू प्रिवेंट कंसेप्चुअल मूवमेंट, है ना, उसका आई का मूवमेंट जो है, मरीज जो है वो मूवमेंट में डिस्टर्ब नहीं हो, इसके लिए दोनों आई को कवर कर दो। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, किसी एक आई को कभी भी कवर नहीं करना होता। देखा, ये दो ओपोजिट ऑप्शन है, सी और डी दो ओपोजिट है, जिसमें एक में एक आई को कवर किया जा रहा है, एक में दोनों आई को कवर किया जा रहा है, तो आपको दोनों आई को कवर करना है, एक आई को आपको यहाँ पे कवर नहीं करना होता है। तो ये भी जो है यहाँ पे गलत जवाब बन गया डी। तो ए बी और डी तीनों ही खोटा जवाब है, सी डेफिनेटली करेक्ट आंसर है कि हमें दोनों ही आई को पेपर कप से क्या कर देना है? कवर कर देना है, ताकि मरीज के मूवमेंट सही रहे, और जो उसको आई के अंदर किसी भी तरह का जो भी स्टक हुआ है, उससे मरीज को आई को फर्दर इंजुरी जो है वो क्या हुए? प्रिवेंट हुए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें, और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं दोबारा 9:30 विद सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विद रैशनल ए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए वेरी नाइस डे, थैंक यू।